हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन किलर बुक से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन किलर बुक जो खान सर के द्वारा लाया गया है उसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन इकाई। मौर्य प्रशासन इकाई। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? इसका आंसर होगा 100। कितने गांव? 100। ये क्वेश्चन आया है टीआरई क्लास 9 और 10 में एसएसटी हिस्ट्री के लिए। देखते हैं, मौर्य प्रशासन में समानता संग्रहण के अधीन 100 गांव आते थे। यह संग्रहण एक प्रशासनिक इकाई था जिससे एक अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था। इसका मुख्य कार्य राजा के लिए राजस्व का संग्रह करना था। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? कितने? 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा के पास विश्वास पात्र गुप्तचर होने चाहिए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के 2 प्रकारों का वर्णन है। स्थिर गुप्तचर समस्त अथवा संचार भ्रमशील नामक 2 गुप्तचरों का वर्णन है। गुप्तचर राज्य की सुरक्षा और सूचना संग्रहण में सहायक थे। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेवारी किसकी थी? मौर्य काल में मुद्राओं की परीक्षण की जिम्मेवारी किसकी थी? तो रूप दर्शक की। किसकी? रूप दर्शक की। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेवारी रूप दर्शक की थी। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेवारी किसकी? रूप दर्शक की थी। रूप दर्शक का कार्य मुद्रा की प्रामाणिकता और गुणवत्ता की जांच करना होता है। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान अधिकारी लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? मौर्य साम्राज्य में सन्निहित राजस्व विभाग का मुख्य कोषाध्यक्ष था। सन्निहितता कर संग्रहण का प्रभारी होता था। मौर्य प्रशासन में हिंदी ने किस महीने से वित्तीय वर्ष आरंभ होता था? मौर्य प्रशासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़। कौन सा महीना? आषाढ़। मौर्य प्रशासन में वित्तीय वर्ष का आरंभ आषाढ़ माह में होता था। मौर्य प्रशासन में वित्तीय वर्ष का आरंभ आषाढ़ महीने में होता था। वर्तमान में के समय में जुलाई के समान। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में कृषि व्यापार और कराधान प्रणाली का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? समाहर्ता। कौन? समाहर्ता। समाहर्ता कर वसूली का अधिकारी। समाहर्ता क्या था? कर वसूली का अधिकारी। सन्निहितदाता राजकीय कोषागार और भंडारण का संरक्षक। अमात्य अधिकारी वर्ग अंतपाल सीमा क्षेत्र के सैन्य प्रहरी अध्यक्ष मंत्री या विभागाध्यक्ष। मौर्यकालीन कंकाली किस धातु के बने सिक्के थे? मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के सिक्के थे? कांकनी तांबे के। मौर्यकालीन कांकनी सिक्के तांबे से बने होते थे। ये प्राचीन मौर्य साम्राज्य के सब समान सिक्के होते थे। सबसे समान सिक्के होते हैं। मौर्य काल में प्रचलित सोने के सिक्के को निष्क या सुवर्ण कहा जाता था तथा चांदी के सिक्के पन या धारण कर होते थे। मौर्यों की आधिकारिक मुद्रा पन थी। पन चांदी से बने होते थे। यह 1/4 तोले के बराबर होता था। मौर्य काल में वार्ता क्या था? मौर्य काल में वार्ता क्या था? उपयुक्त में से अधिक। मौर्य काल में कृषि पशुपालन वाणिज्य को सम्मिलित रूप से मौर्य काल में कृषि पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था जो राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार था। जो क्या है?
की व्यवस्था का आधार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्तमान में कृषि, पशुपालन और व्यापार के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आर्थिक गतिविधियों का सूचक है। यह क्या है? आर्थिक गतिविधियों का सूचक है। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। कौटिल्य कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ये दास विभिन्न परिस्थितियों में दासता में आए थे। दासों के प्रकार है आत्म विक्रिय, गृह उत्पन्न, उदार दास, गृहोत्पन्न, कृत, दैवोपन्नः, दंड प्रतीक, अहितक और ऋणदास। यह वर्गीकरण अर्थशास्त्र के दास कल्प नामक खंड में मिलता है। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित है? संग्रहण किस क्षेत्र से? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मौर्य प्रशासन में संग्रहण 100 गांवों को समूह को कहता है। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किसे? 100 गांवों के समूह को कहता है, जो प्रशासन की एक निम्न इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। आहार विषयपति के अधीन होता था। आहार क्या है? विषयपति के अधीन होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोपदास गांव की व्यवस्था करता था। प्रादेशिका कौन थे? प्रादेशिका कौन थे? ये थे राजस्व संग्रहकर्ता। मौर्य काल में प्रादेशिका राजस्व संग्रहकर्ता थे, जो प्राचीन भारत में वित्तीय और कर संग्रह से संबंधित कार्य करते थे। इनके कर्तव्यों में विभिन्न प्रकार के करों का संग्रह और सरकार के राजस्व में योगदान शामिल था। जो जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारी थे, जो क्या है? जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारी होते थे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मौर्यकालीन साहित्य। मौर्यकालीन साहित्य। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे केंद्रित है, जिसमें राज्य प्रशासन, आर्थिक नीतियां और न्याय व्यवस्था विषय का गहन विवेचना किया गया है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानता है। कौटिल्य क्या है? चाणक्य के नाम से भी जानता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो उपयोग में से कोई नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने? 15 अधिकरणों में विभाजित है। यह भारतीय ये क्या है? भारतीय ग्रंथ शासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य कला। मौर्यकालीन क्या कला स्थापत्य। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर का सांची स्तूप की कलाकृतियों में अंकन नहीं किया गया है? कौन सा? तो बंदर। सांची स्तूप सम्राट अशोक द्वारा सांची स्तूप क्या है? सम्राट अशोक द्वारा 250 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। सांची स्तूप की कलाकृतियां विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं, जिनमें मछली, सांप, कछुआ शामिल है, लेकिन बंदर का चित्रण सांची के मूर्ति कला में अंकित नहीं है। निम्नांकित किस स्थल पे स्तूप अवशेष से अशोक की प्रसाद पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? कौन सा स्थल है? तो कनगनहल्ली। कनगन क्या है? हल्ली। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के कर्नाटक क्या है? कलबुर्गी जिले के कनाहल्ली गांव में स्थित बौद्ध स्तूप अशोक के प्रस्तर पे बनी प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा पे सम्राट अशोक का नाम उत्कीर्ण है, जो उनके बौद्ध धर्म के प्रति समर्थन का प्रचार करता है। मौर्य काल में किस नागार्जुनी पहाड़ी पे कुछ गुहा विहार का निर्माण कराया? मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पे
गुहा विहार का निर्माण करवाया है। दशरथ मौर्य एक महान शासक है। दशरथ मौर्य क्या है? एक महान शासक जिन्होंने नागार्जुन पहाड़ी पे आजीविक संप्रदाय के लिए गुहा विहार का निर्माण करवाया था। जिन्होंने नागार्जुन पहाड़ी पे 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, गोपिका गुहा, बालिका गुहा और बडित गुफा। तो इसका आंसर कौन है? दशरथ मौर्य। सांची स्तूप, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसको किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची स्तूप मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक ने बनवाया था। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अशोक की पत्नी देवी ने इस निर्माण कार्य की देखरेख की थी, जो जिसके पास व्यापारिक शहर विदिशा थी। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर बुद्ध के जीवन और उसके पिछले अवतारों बोधिसत्वों के रूप में घटनाओं का अलंकरण चित्रण पूर्ण चित्रण है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? अशोक के किस अभिलेख में अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का चित्रण है? तो इसका आंसर होगा 13वें। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में अशोक के द्वारा लड़ा गया था। इस युद्ध में हुए नरसंहार के बाद अशोक ने हमेशा के लिए शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? इसका आंसर होगा अशोक। सारनाथ में अशोक ने स्तंभ बनवाया था, उसे इसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं, किंतु इसका शीर्ष भाग सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया। अशोक के स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पे एक विशाल हाथी स्थापित है? कौन सा? इसका है संकिसा। संकिस्ता स्तंभ के शीर्ष पे एक हाथी की मूर्ति स्थापित है। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में है। यह स्तंभ चुनार बलुआ पत्थर से बना है। यह हाथी सिर ऊंचा किए हुए है। किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? किस अशोक ने? तो भब्रू। भब्रू अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। मौर्य सम्राट अशोक ने बैराट या भब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। यह शिलालेख राजस्थान के जयपुर जिले में विराटनगर में है। इस शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ में अपना आस्था व उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने बुद्ध को भागवत नाम दिया। इस शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अशोक के टोपरा अभिलेख को अशोक के टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम खोजा था। फिरोज शाह टोपरा जब दिल्ली कला गुजरात के गिरनार पहाड़ी की शिकार के लिए आया था, तब उसकी नजर स्तंभ पे पड़ी। पहले उसने इसे तोड़ना चाहा, लेकिन बाद में उसने अपने साथ दिल्ली ले गया। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने? प्रिंस जेम्स ने पढ़ा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो प्रिंस जेम्स ने। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज विद्वान, प्राविद और पुरातत्वविद ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने ब्राह्मणी और खष्टी लिपि को पढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर स्तंभ क्या है? प्रशासन। अशोक के प्रस्तर स्तंभ शिलालेख उनके प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रतीक थे। इन स्तंभ में अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांत, प्रशासनिक आदर्श और जन कल्याण के कार्यों के लिए उत्कीर्ण करवाया था। यह स्तंभ साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए हैं, जिससे लोग तक अशोक के संदेश और आदेश पहुंच सके।
सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप कहाँ? वाराणसी में। सारनाथ स्तूप वाराणसी के पास स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए पवित्र है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह विशेष स्थान भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मौर्य कला में शासकीय भूमि से आय प्राप्त आय को क्या कहता है? सीता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता है। यह भूमि सीधे सम्राट के नियंत्रण में होती थी और इससे प्राप्त राजस्व राज के खाते में जाता था। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख में 4 लिपियां ब्राह्मणी, खष्टी, ग्रीक और अरामीक का इस्तेमाल हुआ है। इसमें अशोक के ज्यादातर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। ब्राह्मणी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। ब्राह्मणी लिपि न केवल संस्कृत बल्कि प्राकृत भाषाओं में लिखी जाती है। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? किस काल की? तो मौर्य काल की। दीदारगंज यक्षिणी मौर्य काल की मूर्ति है। ये 3 शताब्दी ईस्वी पूर्व मानी जाती है। यह मूर्ति चुनार बलुआ पत्थर से बनी और इसकी सतह पे मौर्य कालीन पॉलिश है। यह मूर्ति पटना के दीदारगंज में मिली थी। इसे अब बिहार संग्रहालय में रखा गया है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित है? कहाँ किया गया था? टोपरा कला में। कहाँ? टोपरा कला में। सबसे बड़ा अशोक चक्र यमुनानगर के सबसे बड़ा क्या है? अशोक चक्र यमुनानगर के टोपरा कला गांव में स्थापित हल्के स्टील से बने एक धर्म चक्र है। इसमें 24 तिलियां हैं। इसे लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अशोक के शिलालेख नहीं लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख क्या नहीं लिखे गए? संस्कृत में। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से अशोक के शिलालेख क्या मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। कुछ शिलालेख खरष्टी, यूनानी और अरामीक भाषा में पाए गए हैं। अशोक के शिलालेख में प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख दोनों शामिल है। प्रमुख शिलालेख में 14 शिलालेख शामिल है। लौरिया ओराज क्या है? लौरिया ओराज क्या? स्तंभ लेख। लौरिया ओराज स्तंभ पर स्थित लौरिया ओराज क्या है? स्तंभ पे स्थित धर्मलेख सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें उन्होंने नागरिक को मानव धर्म का पालन करने और परस्पर मैत्री के महत्व का संदेश दिया। इस लेख में अशोक ने अहिंसा, सत्य और दया जैसी मूल्यों को बढ़ावा देने की बात की। यह लेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। केसरिया किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऊंचा उत्खनन स्तूप है। इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण स्मारक घोषित किया है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मरणोत्तर काल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मरणोत्तर काल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।